हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो कि आपकी 24 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन पढ़ेंगे अभी, वाटर रिसोर्सेज का, नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साथ में दो पिक्चर्स देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या, कौन सी पिक्चर्स हैं आपकी? ये यमुना नदी की पिक्चर है, जो कि पॉल्यूटेड हो रखी है, देखो कितनी ज़्यादा। और ये देखो वाटर स्प्रिंकलर की पिक्चर है, जो कि आपके पानी का छिड़काव किया जाता है। सिंचाई का एक मेथड होता है, इरिगेशन का मेथड होता है, जिससे हम फील्ड्स में पानी की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रिंकलर मेथड होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, टू गेट एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रिजर्व द रिसोर्स। तो अगर हमें क्लीन पानी चाहिए, ठीक है, और एडिक्वेट वाटर अगर हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इस पानी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी को वेस्टेज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर द surface runoff and replenish underground water. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ। तो हमें क्या करना होगा? वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। ये भी बहुत अच्छा मेथड है सरफेस रन ऑफ का। तो जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, या उसमें जो वेजिटेशंस होते हैं, यानी पेड़ वगैरह लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं? सरफेस रन ऑफ को कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाता है। तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है, द कनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। तो हमें जो कैनाल बनाते हैं हम इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, उसको हमें प्रॉपरली बनाना चाहिए, प्रॉपरली लाइन करना चाहिए, जिससे क्या हो, वाटर की सीपेज जो है वो मिनिमाइज हो सके। नाउ स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। तो स्प्रिंकलर मेथड आप यहाँ पिक्चर में देख ही रहे होंगे। स्प्रिंकलर जो होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिवली इरीगेशन करते हैं एरिया का, और साथ में ये भी चेक करते हैं कि वाटर का लॉस वो है कम हो सके। ठीक है, एवापोरेशन भी कम हो सके। नाउ नेक्स्ट है, इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। और वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा ड्राई मौसम होता है, ठीक है, खुश्क मौसम होता है, वहाँ पे बारिश कम होती है और इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम इरिगेशन का जो मेथड है, सिंचाई का मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन मेथड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड होता है ऐसे एरियाज़ में। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दैम मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो हम सिंचाई के अलग अलग तरीके अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? इस वाटर रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पानी को संरक्षण करने के कुछ उपाय दिए गए हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नाउ हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं। So natural vegetation and wildlife exist only in a narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call the biosphere। यानी कि जो भी आपकी नेचुरल वेजिटेशन होती है और वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, ठीक है, जंगल जो होते हैं, इसमें आपकी वेजिटेशंस होती है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी ही चीज़ें आपकी कहाँ पर आपको मिलती हैं? लिथोस्फेयर में, यानी आपकी जो स्थल है वहाँ पर। हाइड्रोस्फेयर में, यानी कि पानी में भी मिल सकते हैं, और एटमॉस्फेयर में भी मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें मिलकर एक बायोस्फीयर बनाता है। तो इट मीन्स कि बायोस्फीयर के अंदर ही आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर हमने पढ़ा और इकोसिस्टम हमने पढ़ा। तो बायोस्फीयर मैंने आपको बता दिया। इकोसिस्टम क्या होता है कि जो हमारे बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स रह रहे होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स जैसे हम प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो और ठीक है, तो सभी लोग एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। वाइल्ड लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर सारे ही आपके एनिमल आते हैं, बर्ड आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, साथ ही में जो आपकी लाइफ पानी के अंदर रहती है, एक्वाटिक होती है, वो भी इसके अंदर आती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। तो बर्ड क्या करते हैं? इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, जिस वजह से उनको डिकम्पोज भी वो कर सकते हैं। और वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्स अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट। तो वल्चर को जो है बहुत ही ज़रूरी वो माना जाता है, क्लींजर, यानी कि पूरे एनवायरनमेंट को साफ़ करता है। ये साफ़ कैसे करता है? कोई भी जानवर वगैरह
मर जाता है तो ये उसके ऊपर फीड करता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लियर रहता है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो एनिमल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी जो है एक बैलेंस बना के रखते हैं इकोसिस्टम में। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है हमारी अर्थ पर, इसको देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो किसी भी एरिया में वेजिटेशन कैसे ग्रो होगा वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। ठीक है, वहाँ के टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्राज। ठीक है, तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी, मेजर वेजिटेशंस कौन कौन से होंगे, फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स हैं और टुंड्रा है। ठीक है, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे एरिया में ह्यूज ट्रीज थ्राइव। तो बड़े बड़े पेड़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। और जहाँ पे वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो हैवी रेनफॉल वहाँ हो रहा है, रेनफॉल की वजह से वहाँ पानी की सप्लाई तो बहुत अच्छी है ही। तो ऐसी जगह पे आपको बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट जो है देखने को मिल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े आपको ट्रीज़ देखने को मिल सकते हैं। एज द नंबर ऑफ मॉइस्चर डिपेंड द साइज ऑफ द ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूस शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड shrubs grow in region of moderate rainfall in dry areas, thorny shrubs and shrub grow in low rainfall areas। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा बारिश है, वहाँ तो आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे वहाँ जैसे जैसे एरिया में पानी की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे जो पेड़ का साइज़ वगैरह है वो भी रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसमें पानी कम है, जहाँ पे बहुत कम मतलब बारिश होती है, मॉडर्न मतलब नॉर्मली कम बारिश होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़े शॉर्ट पेड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे एरिया, ड्राई एरिया जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ पर आपको थॉर्नी स्क्रब्स देखने को मिलेंगे, कांटेदार झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है ऐसे एरियाज़ में। तो हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कैसे एरिया में हमें कौन से वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट एंड एनिमल। तो जब आपके क्लाइमेट में चेंजेस आता है या फिर कोई ह्यूमन इंटरफेयर करता है, ठीक है, वेजिटेशन में या फिर नेचुरल वाइल्ड लाइफ में अगर कोई इंटरफेयर करता है, तो उससे क्या होता है, आपके प्लांट और एनिमल जो है वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, उनमें चेंज आते हैं। डिफॉरेस्टेशन भी आपका है, जैसे पेड़ कटते हैं। ठीक है, हम कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सॉइल इरोजन हो रहा है, पानी की वजह से मिट्टी बह जाती है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है आपके, तो उसकी जगह पर भी आपको पेड़ों को काटना पड़ता है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है। सुनामी एंड लैंडस्लाइड, ठीक है, सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड आ जाती है। तो ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं, जिससे क्या होता है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं आपके वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन, ये कम होते जा रहे हैं। One of the major concern is the poaching that result in a sharp decline in the number of particular species। तो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ इससे क्या देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आपके कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो ख़त्म होती जा रही है। जैसे आपने सुना होगा टाइगर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है। तो यही मेजर कंसर्न आपको देखने को मिलते हैं। सो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सब गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है ताकि इन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि आपके जो वेजिटेशंस हैं और एनिमल्स हैं, इनको बचाने के लिए ये बनाए गए हैं। नाउ वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। तो वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, क्रीक्स हैं, इन सब के कंजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डिप्लेशन को रोकने के लिए। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे या रीजनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, कुछ वन महोत्सव वगैरह करवाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जिससे क्या हो, हमें इनके प्रति जो है अवेयरनेस हम लोगों की जागे। ठीक है, वन महोत्सव हो गया आपका, सोशल फॉरेस्ट्री है, तो ये कुछ ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिससे क्या हो, इनके कंजर्वेशन की जा सके, लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। स्कूल चिल्ड्रन आर ऑल्सो एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज। तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको भी कभी कभी कैंप्स वगैरह में ले जाया जाता है। ठीक है, ताकि उनको भी एनकरेज किया जा सके, ताकि वो भी सभी वेरियस स्पीशीज़ जो है उनको देख सकें और समझ सकें कि इनको बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल। तो बहुत सारी कंट्री ऐसी भी हैं जिन्होंने क्या किया है, बर्ड्स को
या एनिमल्स को किल करने पर, साथ ही में उनका व्यापार करने पर भी रोक लगाई है। ऐसे नियम जो है उन कंट्रीज़ में बनाए गए हैं। इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज़ इलीगल। और इंडिया में भी ऐसे लॉ बनाए गए हैं। इंडिया में क्या है, आपका अगर आप लॉयन को मारते हो या टाइगर को, डियर को, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पिकॉक है, इन सबको अगर आप मारते हो, किल करते हो या इनका व्यापार करते हो तो इस सब चीज़ों पे इंडिया ने बिल्कुल इलीगल कर दिया है। ठीक है, ये लीगल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मीन वाइल एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। इसके अलावा और क्या किया गया है, एक साइट बनाई गई है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई गई है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एक बनाया गया है, जो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो है कई सारी जो एनिमल बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं उसके जो व्यापार यानी व्यापार करने पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं सिंपल से। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेम एनी 2 स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखेंगे 2 स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल आर। 2 स्टेप लिखने हैं आपको कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं प्लांट और एनिमल को कंजर्वेशन के लिए। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। दूसरी चीज़, पुटिंग अ बैन ऑन किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक। तो इनका किल करना, लायन का, टाइगर का, डियर का, सो इन सभी चीज़ों को अगर किल करोगे तो आप ये बिल्कुल बैन कर दिया गया है। दो स्टेप हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला गया है सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के 3 उपाय आपको लिखने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, अफॉरेस्टेशन, लैंड रिकम्युलेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। तो लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कुछ मेथड्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 3rd, जिसमें बोला गया है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो, ये ऊपर हमने पढ़ा है, यहाँ से लिखेंगे कि इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नॉन एज द इकोसिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। जाने से पहले करना वीडियो को लाइक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।